हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो थी हमारी उसके अंदर हमने चैप्टर 3 में जो प्रोडक्ट हमारा फंक्शन है वहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था कि प्रोडक्ट फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम इसको एक्सेल के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और प्रोडक्ट फंक्शन क्या है कि आप नंबर ऑफ जो आपके सेल हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट यानी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एक सिंपल से फंक्शन की हेल्प से, जो कि हमारा ऑलरेडी हमें कहाँ मिलता है, एक्सेल के अंदर आपको प्रोवाइड होता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम प्रोडक्ट फंक्शन से नेक्स्ट। तो प्रोडक्ट फंक्शन से नेक्स्ट हमारा है कोशेंट। तो कोशेंट क्या है? कोशेंट का क्या कहने का क्या मतलब है, ये आपने जो अपना मैथ है उसके अंदर भी आपने किया होगा। कह रहे रिटर्न द कोशेंट व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। जब हम किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो हमें जो रिमाइंडर या जो हम सपोज जिससे वो डिवाइड हो रहा है नंबर, वो हमारा क्या कहलाता है, कोशेंट। यानी 8 अगर हम करते हैं तो आपका 56 आता है। तो ये 7 जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे कोशेंट वैल्यू कहलाती है। तो ये इसका जो फंक्शन है कोशेंट का, या आपका जो फार्मूला है कोशेंट का, उसका काम ही यही है कि आपका जो दो नंबर हैं वो एक दूसरे से डिवाइड होंगे तो हमें आउटपुट में कोशेंट के रूप में क्या मिलेगा, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कोशेंट फंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं, सपोज हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 जो डिवाइड हो रहा है 2 से, वो किस पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कोशेंट वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। तो इसी तरीके से हम कोई भी नंबर है उसको हम चेक कर सकते हैं कोशेंट वाले फॉर्मूले से। इसके बाद आता है राउंड। राउंड का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कई बार कुछ वैल्यू हम राउंड ऑफ कर देते हैं, बोलते हैं ना हम राउंड ऑफ कर दो, कि अगर आपका सपोज 19.62 है तो 62 है तो 6 आ गया, 6 के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ, यानी इसको हम क्या लिख लेते हैं, 20 की फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट इज अ राउंड ऑफ फंक्शन। तो राउंड ऑफ फंक्शन क्या करता है, कह रहा है राउंड ए नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट तक उसको क्या कर देता है, राउंड कर देता है। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं एग्जांपल, राउंड 19.3752 गिव द आउटपुट, कितने नंबर तक, टू जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, कितने नंबर तक वो आपका राउंड ऑफ करेगा। तो यानी राउंड ऑफ करेगा, इसमें तो आपकी 4 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो कितनी राउंड ऑफ करे हमने दिया है, 2 डिजिट तक, यानी डेसिमल के बाद यहाँ तक वो राउंड ऑफ करेगा। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे या इसका आउटपुट देखेंगे तो इसने राउंड ऑफ जो वैल्यू दी हमें करके, वो डेसिमल के बाद केवल 2 पॉइंट तक दी है, 38। बाकी वाले 5 4 को इसने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया था, नंबर डिजिट कितनी दी थी, 2, यानी 2 वैल्यू तक ही वो क्या करे, उसको राउंड ऑफ कर पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो है स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट आप सबको पता ही है, स्क्वेयर रूट हम जो है मैथ्स के अंदर भी निकालते हैं। सपोज करें 2 का अगर आपने स्क्वेयर रूट निकालना है तो वो कितना होगा, इस तरीके से हम मैथ के अंदर लिखते हैं, है ना। तो स्क्वेयर रूट फंक्शन भी हमारा क्या यूज़ होता है, स्क्वेयर रूट निकालने के लिए यूज़ होता है। उसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं SQRT, और ब्रैकेट में कोई भी नंबर जिसका हमें स्क्वेयर रूट चाहिए। जैसे इसने एग्जाम्पल में दिया है SQRT 35, तो ये अब स्क्वेयर रूट किसका निकाल रहा है, 35 का निकाल रहा है, जिसकी आउटपुट आपकी ये आ रही है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा सम करने का है। सम हमने पहले भी किया हुआ है, एक नॉर्मल सा फंक्शन है आपका जो हम मोस्टली जो है आपके एक्सेल के अंदर यूज़ होता है। सम यानी आपके जितने भी नंबर हैं उनको आपने अगर ऐड करना है, रेंज ऑफ सेल्स हैं आपकी, रेंज ऑफ सेल हमने पढ़ी थी कि बहुत सारी सेल्स जब आपकी एक साथ आप उनके ऊपर कोई फंक्शन लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो बहुत सारी सेल इकट्ठा करके क्या बनाती है, एक सेल रेंज बनाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सम और A1 टू A5, तो यहाँ पर हम दोनों टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं कि यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हैं या आप सेल वैल्यू भी डाल सकते हैं। सेल वैल्यू यानी सेल के अंदर कोई ना कोई आपका नंबर होगा, तो सेल का हम एड्रेस यहाँ पे देते हैं, यानी A1 से लेके A5 तक जितनी भी सेल हैं उनके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हो जाएं, आपस में ऐड हो जाएं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A1 के अंदर 12 है, A2 के अंदर 23, फिर 34, 50 एंड 10। तो इन सब का A1 से लेके A5 का जितने भी आपकी ये नंबर्स हैं इन सेल के अंदर, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सम के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने सम फंक्शन को यूज़ किया। इसके बाद आता है टुडे। टुडे वाला फंक्शन आपका यूज़ होता है करंट डेट दिखाने के लिए, जिस डेट में आप काम कर रहे हैं। जैसे आप टुडे लिखते हैं, एक चीज़ इसमें याद रखिएगा टुडे वाले फंक्शन के अंदर,
कि ब्रैकेट्स के अंदर इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। बाकी सभी के अंदर हमने क्या लिखी थी, कोई ना कोई वैल्यू हम लिख रहे थे, या तो सेल एड्रेस लिख रहे थे या हम कोई नंबर लिख रहे थे। लेकिन टुडे के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि टुडे वाला फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम की जो डेट है उसको पिक करता है और उसी को आपको डिस्प्ले करता है, जैसे कि आपका इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी करके दिखाऊंगा कि कैसे वो फंक्शन काम करता है। इसके बाद आता है आपका इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या है, कैसे यूज होता है, तो एक चीज़ समझें आप कि जब हम किसी कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन के रूप में कैसे, एक सपोज हम एक सेंटेंस लेते हैं कि आज हम स्कूल जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारा स्कूल जाने का जो प्रोसेस है वो कब होगा, अगर बारिश नहीं होगी। हमने एक कंडीशन लगा दी, अगर बारिश नहीं होगी तो ही हम स्कूल जाएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंडीशन स्टेटमेंट कहलाती है, कि जिसके अंदर हमने कोई कंडीशन लगा दी हो, कोई शर्त रख दी हो कि ये शर्त पूरी होगी तभी कोई आगे काम होगा। उसी तरीके से जो आपका फंक्शन है इफ़ वाला भी, वो भी शर्तों के ऊपर आपका काम करता है, जिसकी वैल्यू आपकी जो इफ़ की वैल्यू है वो हमेशा याद रखना आप ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर मैं बात करूं अगर बारिश होगी तो या तो बारिश होगी या नहीं होगी, दो ही केस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश हो भी और नहीं भी होगी, दोनों केस हों, या तो होगी या नहीं होगी, ट्रू या फॉल्स, दो ही केस आपके बनते हैं, दो ही वैल्यू आपके रिजल्ट के रूप में इफ़ की निकल के आती हैं। तो इसलिए इसको कंडीशनल फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, शर्त के ऊपर बेस्ड है। तो कह रहा है दिस इज ए कंडीशनल फंक्शन, एनी कंडीशन ऑलवेज रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स। कभी भी जो भी कंडीशन होगी वो या तो ट्रू की फॉर्म में होगी या फॉल्स की फॉर्म में होगी। कह रहा था इफ फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट वैल्यू इफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इवैल्यूएट टू ट्रू। कह रहा है इफ़ जो फंक्शन है वो पहली वैल्यू हमें तब देगा जब आपका जो इफ़ का कंडीशन है वो ट्रू हो, और सेकंड वैल्यू तब देगा जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो। ठीक, अगर सपोज करें आपका ये एग्जांपल इसने दिया है यहाँ पे, तो कह रहा है कि अगर हम लिखते हैं इफ़ फंक्शन को लिखने का ये तरीका है, आप इक्वल टू लगाएं, इफ़ लिख के ब्रैकेट को स्टार्ट करें, कोई एक कंडीशन आपको यहाँ देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपकी हमेशा कंडीशन आती है, और उस कंडीशन से रिलेटेड आपकी या तो वैल्यू ट्रू में होगी या फॉल्स में होगी। ये हमने पढ़ लिया, ट्रू हमेशा आपकी जो इफ़ फंक्शन है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू आपको देता है। तो सपोज करें अगर मैं बोलता हूँ कि अगर A1 की वैल्यू, यानी A1 जो सेल है अगर उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो 50 से ज़्यादा है, अगर 50 से ज़्यादा है, तो यानी अगर 50 से ज़्यादा तो मेरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो मेरी पहली वैल्यू, यानी आपका जो ट्रू के अंदर आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 150, और अगर वैल्यू 50 से नीचे है तो फॉल्स वाला आंसर आना चाहिए, तो मैं फॉल्स में क्या लिखता हूँ 100। तो अगर वैल्यू यहाँ पे देखें अगर आप, इफ़ A1 ग्रेटर देन 50 देन 150, अदरवाइज फॉल्स वाली वैल्यू 100। तो A1 को अगर आप देखो यहाँ पे A1 दिया, तो A1 के अंदर वैल्यू क्या है, 12 है, जो कि आपके A1 की वैल्यू 50 से कम है, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी ट्रू को बता रही है, और ये वाली वैल्यू किसको बता रही है, फॉल्स को बता रही है। यहाँ पे तो 12 है तो मतलब ये हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए डिस्प्ले में, 100। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या दे रहा है, 100 दे रहा है। और अगर ये वाला आपका सपोज वैल्यू होती है इसकी 60, 12 की जगह अगर वैल्यू होती 60 तो हमारा आंसर क्या आता, 150। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि इफ़ फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो लगती है कंडीशन, और कंडीशन के बाद कोमा लगा के हम फिर डालते हैं ट्रू के केस में क्या वैल्यू आनी चाहिए, और फिर फॉल्स के केस में क्या वैल्यू आनी चाहिए। इनको आप उल्टा मत कर देना कि फॉल्स वाली पहले लिख दी, ट्रू वाली बाद में लिख दी। हमेशा ये याद रखें, सबसे पहले कंडीशन, उसके बाद ट्रू वाली वैल्यू, और उसके बाद फॉल्स वाली वैल्यू। तो नीचे जो एग्जाम्पल दिया आपको वो यही वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है इफ़ A1 ग्रेटर देन 50, अगर A1 50 से बड़ा है तो हमारी पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू। 50 से बड़ा है, बड़ा होगा तो क्या दिखे, 150 दिखे। और मान लो 50 से बड़ा नहीं है तो फॉल्स वाली वैल्यू दिखे, तो फॉल्स वाली वैल्यू हमने सेकंड प्लेस पे डाली है। फर्स्ट प्लेस पे हमेशा आपकी ट्रू वाली वैल्यू होगी, सेकंड प्लेस पे हमेशा फॉल्स वाली वैल्यू होगी, और इफ़ के तुरंत स्टार्ट होते सबसे पहले क्या होगी, कंडीशन होगी, जिस कंडीशन के बेस पे आपकी ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स।
तो कह रहा है दिस मीन दैट इफ द वैल्यू इन सेल A1 इज ग्रेटर देन 50, कह रहा है अगर आपकी वैल्यूज A1 वाली सेल की 50 से अगर ज़्यादा है तो उस केस में ये हमें वैल्यू क्या रिटर्न करेगा 150, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी, तो हमें ट्रू वाला रिजल्ट मिलेगा 150। और अगर वैल्यू 50 से ऊपर नहीं है, 49 सपोज है यहाँ पे, तो हमारा केस क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के केस में वैल्यू क्या आ रही है 100, तो हमें क्या मिलेगी 100 मिलेगी। इसी तरीके से कह रहा है इफ A2 इज इक्वल टू 100, अगर A2 आपका 100 वैल्यू है, A2 के अंदर वैल्यू आपकी 100 है, तो A2 मल्टीप्लाई बाई 10 देन लो क्या कह रहा है दिस मीन दैट इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर A2 100 है, अगर A2 की वैल्यू 100 है तो ये हमें रिजल्ट निकाल के दे A2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे। A2 के अंदर मान लो सपोज वैल्यू है 100, सपोज का इसने दिया ही हुआ है हमें A2 के अंदर वैल्यू 100 होगी, तभी ये क्या करेगा 10 से मल्टीप्लाई करेगा। और अगर वैल्यू 100 नहीं है तो हमें रिजल्ट क्या देगा लो, यानी आपकी वैल्यू जो है वो 100 से नीचे है। तो अगर आप इस केस में देखें तो A2 की अगर हम यहाँ बात करें तो A2 के अंदर आपकी वैल्यू है 23, तो 23 क्या 100 के इक्वल है नहीं है, तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वाला तो ट्रू देता है और ये वाला लो वाला क्या देता है फॉल्स, तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए फॉल्स, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी फॉल्स आ रही है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर A2 की वैल्यू यहाँ पे 100 होती, सपोज 23 की बजाय 100 होती, तो ट्रू वाली वैल्यू पहली ये थी हमारी A2 इंटू 100, A2 इंटू 10, तो फिर हमें क्या वैल्यू देता ये, फिर हमें वैल्यू देता ये A2 के अंदर वैल्यू क्या है 100, और उस 100 वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देता 10 से, तो फिर हमारा रिजल्ट कितना आ जाता 1000। लेकिन अभी तो हमारी वैल्यू 100 के इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो हमारा वैल्यू आंसर क्या आएगा लो। ठीक, तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था इफ स्टेटमेंट का। इसके बाद आते हैं देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम क्या समझते हैं, कंडीशन तो हमने समझ ली, यानी कोई ना कोई शर्त जब होती है तो हम उसको कंडीशन बोलते हैं। इफ फंक्शन हमारा कंडीशन के ऊपर काम करता है, ये होगा तो ये वैल्यू आएगी, ये होगा तो ये वैल्यू आएगी। अब बात आती है आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। तो करेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज द फीचर दैट अलाउ यू टू फॉर्मेट द डाटा इन द वर्कशीट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन स्पेसिफाइड। कह रहा जब आपका जो डाटा है शीट के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप कंडीशन के बेस पे डाटा को फिल्टर करें, या फॉर्मेट जो है आपका डाटा का वो आपकी कंडीशन के बेस पे हो, तो उसमें आप कैसे करेंगे, वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर करते हैं। सपोज करें आपके पास जो डिफरेंट आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके अलग अलग मार्क्स हैं, कोई पास होगा कोई फेल होगा। सपोज करें हम चाहते हैं जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं उनका जो टोटल आ रहा है एंड के अंदर, वो टोटल जो पास वाले बच्चे हैं उनका तो केवल आए ग्रीन कलर में, पास वालों का किस में आए ग्रीन कलर में आए, और बाकी जो फेल हुए हैं उनका रेड कलर में आए। तो हमने क्या लगा दी कंडीशन लगा दी कि पास वालों का जो कलर है सेल का वो ग्रीन हो और फेल वालों का रेड हो। तो इसी तरीके से इसने एक एग्जांपल लिया है, कह रहा है यू कैन डिस्प्ले मार्क्स ग्रेटर देन 250 इन ग्रीन कलर। या हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि जिसकी परसेंटेज 60% से ऊपर आई है वो वाली सेल क्या हो जाए आपकी ग्रीन कलर में हो जाए। तो इसके अंदर भी हमारी हमने क्या लगा दी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दी, कंडीशन लगा दी कि 60% से ऊपर वाले बच्चों की जो सेल की वैल्यू है शीट के अंदर वो किस कलर में हो ग्रीन कलर में हो। तो देखिए काम कैसे करता है, स्टेप से समझते हैं इसको। कह रहा है टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्रिएट द वर्कशीट, वर्कशीट को क्रिएट करें, सिलेक्ट द सेल विद इन द रेंज, हियर इट इज F2 to F7। यहाँ पे ऊपर जो दी है कह रहा है हमने एक सेल रेंज को सिलेक्ट किया है टोटल वाली लास्ट वाली को। उसके बाद ये किस पे गया होम टैब पे गया रिबन पे, और क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द स्टाइल्स ग्रुप, स्टाइल ग्रुप्स के अंदर इसने इस पे क्लिक किया आपका फॉर्मेटिंग पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर इसने क्लिक किया है। कह रहा सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट टू स्पेसिफाई द कंडीशन। और कह रहा है उसके बाद जो आपका जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है उसको आप
ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लें। कह रहा है सपोज करें आपको हाईलाइट करनी है सेल रूल जो कि ग्रेटर देन है, लेस देन भी आप कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि 60% से नीचे वाले बच्चे जो है वो रेड कलर में हो जाएं, तो वहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं टाइप द वैल्यू टू फ्रेम द कंडीशन एंड चूज द फॉर्मेटिंग स्टाइल यू वांट। किस टाइप का कलर आपको चाहिए, क्या फॉर्मेटिंग चाहिए, वो आप क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो सारी फॉर्मेटिंग जितनी भी सेल आपने सेलेक्ट की थी उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब इसके अंदर देखो, इसने हमें कंडीशन बताई थी कि जिसके मार्क्स 240 सॉरी जिसके मार्क्स आपके कितने से ऊपर हो, इसने एक हमें ऊपर कंडीशन दी थी 250 से ऊपर हो। इसके मार्क्स 250 से आपके ग्रेटर हैं, वो किस में हो जाए, ग्रीन कलर में हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट में टोटल के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट आया, इस टाइप की आपको जो है वो विंडो दिखती है, जिसके अंदर हमने ये वाली फंक्शनिंग लगाई कि आपकी ग्रेटर देन कितने से ग्रेटर हो, 250 से ग्रेटर हो, और ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। कह रहा है उसके अंदर जो आपका कलर आए वो क्या है, ग्रीन आए। और जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो इस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू 250 से ज़्यादा थी उनके अंदर देखो आप ग्रीन कलर आ रहा है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। यानी कंडीशन के बेस पे हम अपने डाटा के ऊपर अगर फॉर्मेटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके बाद जो आता है हमारा सॉर्टिंग डाटा। डाटा की सॉर्टिंग हम किसे कहेंगे, सॉर्ट करने से हम क्या समझते हैं। देखिए सॉर्टिंग आपने देखा होगा जब आप अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अगर आप A to Z लिखें, ठीक है, या इसका उल्टा लिखें Z to A लिखें, ठीक, या इसी तरीके से आप नंबर जो हैं उनको भी ऐसे लिखते हो, 0 to 100 लिखें या 100 to 0 लिखें। तो ये जो आपकी सॉर्टिंग है, यानी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अपने डाटा को लिखते हो तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका सॉर्टिंग कराता है। यानी आपने अरेंज किया हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को। तो कह रहा है सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग से हम क्या समझते हैं कि अपने डाटा को अरेंज करना या तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, या घटते क्रम में। तो कह रहा है जो आपका MS Excel 2013 है वो ये 3 ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराता है कि आप किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। तो नीचे अगर आप देखें तो आपको एक आइकन बना दिखाई दे रहा है जिसके अंदर A to Z का जो सिंबल है वो ऐसे बना हुआ है, और इसमें Z ऊपर आ गया और A नीचे चला गया, यानी ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये वाला हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपके घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में, और ये आपका घटते हुए क्रम में। अब बात आती है कि हम इसको लगाएंगे कैसे हमारी एक्सेल शीट पे, तो देखते हैं उसके स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें एक वर्कशीट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स के अंदर आपका डाटा हो, और उनमें से कुछ सेल को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 2 में क्लिक द डाटा टैब ऑन द रिबन। रिबन के ऊपर हम कहाँ पे जाएंगे, डाटा टैब में जाएंगे। स्टेप 3 में फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप क्लिक A to Z। A to Z वाला जो ऑप्शन हमारा कहाँ पर मिलेगा, हमें फिल्टर ग्रुप के अंदर मिलेगा। देखिए नीचे जहाँ कहाँ पे फिल्टर ग्रुप है आपका, अगर आप यहाँ पे देखें तो डाटा के अंदर आप जाते हैं और ये आपका फिल्टर ग्रुप कहलाता है इतना। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सॉर्ट का 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, चाहे हमें असेंडिंग में करना हो या डिसेंडिंग में, उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों में से कोई भी आपका एक ऑप्शन को क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। तो उसी तरीके से आपका जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो अगर हम इस वाली टेबल को कंपेयर करें साथ वाली को, इस वाली टेबल को, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 245, 247, 240, 251, 242, 267 कोई भी डाटा अरेंज नहीं है, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे इसी टेबल को इसने इस जो आपकी सॉर्टिंग लगाने के बाद क्या चेंज इसके अंदर आया वो देखें आप। देखिए सबसे पहले इसने लगाया आपका 251, असेंडिंग ऑर्डर में इसने इसको अरेंज किया है, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसने अरेंज किया है इसको, तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकली इसने अरेंज किया है, ठीक है। सबसे पहले A नाम का बच्चा ऊपर, फिर M, फिर P, फिर R, फिर S, फिर U। और जबकि दूसरी वाले के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा। तो उमा देखो ऊपर आ गई,
सुनील सेकंड नंबर पे, रूही थर्ड पे, और ए वाला जो बच्चा था वो एंड में चला गया। इसी तरीके से आप केवल अल्फ़ाबेट पे ही नहीं, नंबर्स पे भी आप यहाँ पे भी क्या लगा सकते हैं, सॉर्टिंग लगा सकते हैं कि जिनका टोटल ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएं, जिसका सबसे ज़्यादा टोटल है, और जो कम टोटल है वो नीचे चले जाएं। तो यहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हैं, सॉर्टिंग लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप सॉर्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। जो डाटा या जो कॉलम आप चूज़ करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही आपका डाटा क्या हो जाएगा, ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है टू सॉर्ट द डाटा बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया। इसके अलावा असेंडिंग और डिसेंडिंग के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनकी हेल्प से हम डाटा को सॉर्ट करते हैं। क्या क्या ऑप्शन होते हैं देखिए। सबसे पहला स्टेप वही रहेगा, वर्कशीट आप बनाएं, यानी आप एक एक्सेल शीट बनाएं, उसमें कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लें, डाटा टैब के ऊपर जाएं जो हमने पिछले वाला स्टेप किए थे, और डाटा टैब में जब आप जाएंगे तो फिल्टर एंड सॉर्ट ग्रुप के अंदर आपको सॉर्ट कमांड नज़र आ रही है, यहाँ पे सॉर्ट लिखा हुआ बड़ा सारा। तो इस सॉर्ट कमांड को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सॉर्ट कमांड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जो आपका डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके अलग अलग जो हैं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर देखो सबसे पहला आ रहा है कॉलम, किस कॉलम के ऊपर लगाने। तो कॉलम आपको पता है ये वाले होते हैं जो आपके वर्टिकली होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो इसने कॉलम देखो इसमें सारे आ रहे हैं, आपके नेम पे लगाना है, इंग्लिश पे लगाना है, मैथ, कंप्यूटर साइंस या टोटल। तो यहाँ पे इसने टोटल को सिलेक्ट किया हुआ है। टोटल पे सिलेक्ट करने के सॉर्ट ऑन, सॉर्टिंग किसके ऊपर लगानी है, वैल्यूज़ पे सेल की, सेल के कलर पे, सेल के या फ़ॉन्ट के कलर पे, या सेल के आइकन पे। तो हमें तो वैल्यूज़ पे लगानी है। वैल्यू पे लगाने के बाद यहाँ पे इसने ऑर्डर सेलेक्ट किया कि सबसे पहले ऊपर कौन से आए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आए या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आए। तो जो ब्लू वाले कलर दिख रहे हैं आपको वो इसने ऑप्शन चूज़ किया हुआ है। तो पहले वैल्यू चूज़ किया था शॉर्ट ऑन में, ऑर्डर के अंदर इसने लार्ज टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले जो वैल्यू आए वो क्या आए आपकी, लार्ज आए, फिर स्मॉल आए। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हम जो ऊपर नंबर्स थे, जो टोटल वाला कॉलम है वो हमारा पूरी तरीके से चेंज हो गया है। देखिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नंबर जिसके हैं वो वाली आपकी सबसे टॉप में स्टूडेंट आ गया, उसके बाद जिसके हैं वो आ गया, उसके बाद तीसरे नंबर पे जिसके हैं वो आ गया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और जिसके सबसे कम है वो लास्ट में चला गया। और यहाँ पे अब अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली नहीं रहा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने फाइनल वाला जो हमारा टोटल वाला कॉलम है उसके अकॉर्डिंग डाटा को सॉर्ट किया है। तो जिस कॉलम के अकॉर्डिंग डाटा को सॉर्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो ये आपके मोर ऑप्शंस के अंदर जाके आप इनमें से और भी चीज़ें जो हैं, और भी ऑप्शन जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिल्टरिंग डाटा, डाटा को फिल्टर करना। फिल्टरिंग क्या है, सॉर्टिंग तो हमने समझ लिया, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। फिल्टरिंग क्या कहते हैं हम, अगर आपने देखा होगा आपके घरों में जब मम्मा आपकी चाय बनाती हैं तो चाय को फाइनली जब बन जाती है तो एक कीप होती है जिसके अंदर वो उसको, या आपका छलनी होती है जिसके अंदर वो उस चाय को डालती हैं। और उस चाय को जब वो डालती हैं तो आपकी केवल चाय चाय जो है वो आपके कप में आ जाती है, लेकिन जो चाय पत्ती है वो कहाँ पे रह जाती है, आपकी छलनी में रह जाती है। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि जब हमारे पास बहुत सारी टेबल हैं, ठीक, उस टेबल में बहुत सारा डाटा है। अब एग्जांपल लें हम स्कूल का, तो स्कूल के अंदर आपके फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक इतनी सारी क्लासें हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं और इतने सारे बच्चे हैं। अब डाटा तो हमारे पास पूरे स्कूल का है, लेकिन मैंने अगर आपको ये बोला कि मुझे केवल 4th क्लास का डाटा चाहिए, मुझे केवल 4th क्लास का डाटा चाहिए, लेकिन डाटा तो मेरे पास फर्स्ट से 12th तक का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर करना पड़ेगा। जैसे हमने चाय को फ़िल्टर किया था उसके बाद हमने उसको पिया है, उसी तरीके से हमने टेबल्स के अंदर जो डाटा है उसको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, ताकि हमारे पास 1 से 12 में से केवल कौन सा डाटा निकल के आए, 4th क्लास वाला। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ़िल्ट्रेशन या फ़िल्टरिंग डाटा भी हम बोलते हैं। तो कह रहा फ़िल्टरिंग इज़ ए क्विक वे टू फाइंड ए सेट ऑफ डाटा इन ए रेंज। कह रहा किसी रेंज में
कोई डाटा अगर आपने ढूंढना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, फिल्ट्रेशन करना है। यानी फिल्टरिंग जो मेथड है वो सबसे आसान है चीज़ों को सर्च करने का। कह रहा है ए फिल्टर्ड रेंज डिस्प्ले ओनली द रो दैट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर ए कॉलम। और जब भी हम कोई चीज़ अगर मांगते हैं तो उसके ऊपर हम कंडीशन लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि मुझे कौन से क्लास का डाटा चाहिए, 4th का, तो ये मेरी एक कंडीशन है। तो यानी ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो मुझे केवल कौन सा डाटा मिलेगा, 4th क्लास का। ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें 5th के बच्चे भी दिखेंगे, 6th के भी दिखेंगे, नहीं, केवल मुझे कौन से दिखेंगे, 4th क्लास के। अब बात आती है कि फिल्ट्रेशन या फिल्टरिंग डाटा आप करेंगे कैसे। क्या कह रहा है, कह रहा है टू फिल्टर डाटा क्लिक ए सेल इन द रेंज यू वांट टू फिल्टर। कह रहा है आप उस सेल रेंज में क्लिक करें जहां पर आप फिल्टर करना चाहते हैं डाटा को। डाटा के ऊपर क्लिक करें, डाटा के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपकी ऐसी कीप जो बनी आती है फिल्ट्रेशन वाली, वो आपको दिखाई देगी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। कह रहे यू सी स्मॉल एरो ऑन ईच कॉलम हेडिंग। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम आपके थे टेबल में उनके ऊपर आपको एक हेडिंग दिखाई देगी। तो देखिए ये डाटा पे गया सबसे पहले, फिर फिल्टर, इस कीप के ऊपर क्लिक किया। जैसे कीप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ आप देखें नेम के ऊपर आपकी एरो बने आ गए, सारे जितने भी कॉलम है उनके ऊपर एरो बने आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे नहीं थे हमारे, है ना। कब आए, जब हमने इस कीप के ऊपर क्लिक किया, इस फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे स्मॉल एरो जो है वो कॉलम के ऊपर बने आ गए। अब कह रहा है इसके अंदर हम सपोज करो कंप्यूटर साइंस के अंदर गए और कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं केवल उन बच्चों के मार्क्स देखना चाहता हूँ जिनके मार्क्स आपके 80 से ज़्यादा आए हैं। तो कह रहा है ए लिस्ट ओपन, जब मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी नंबर आए हैं इस कॉलम में, जितने भी नंबर हैं जिस बच्चे के, वो सारे नंबर आ रहे हैं। किसी के 80, 81, 84, 85, 87 भी आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए केवल 80 वाले बच्चे, 80 जिसके आए हैं। तो मैंने किसको चेक कर रखा, देखिए आप ध्यान से, 80 को मैंने चेक किया। 80 के ऊपर चेक किया, जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को केवल कौन से बच्चे दिखने चाहिए जिनके मार्क्स क्या हैं, 80 हैं। तो देखते हैं क्या ऐसा है। तो देखिए जो आपकी आउटपुट आई उसमें केवल वो वाले बच्चे आ रहे हैं जिसके कंप्यूटर साइंस में कितने मार्क्स हैं, 80। तो हमारे पास ऐसे केवल 2 बच्चे हैं जो कि हमारे पास 80 मार्क्स जिनने स्कोर किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर। अब हमारे पास डाटा जो था वो 7 स्टूडेंट्स का था, लेकिन 7 स्टूडेंट्स में से हमने क्या कर लिया, फ़िल्टर कर लिया केवल उनको जो हमें चाहिए। उसके लिए हमने कंडीशन लगा दी कि हमें कंप्यूटर साइंस के अंदर कितने मार्क्स वाले बच्चे चाहिए, जिसके 80 मार्क्स आए हैं। तो जैसे मेरी ये कंडीशन फुलफिल हुई तो मुझे केवल वो डाटा मिला जो मुझे डिज़ायर था, जो मुझे चाहिए था। यही मेथड हमारा क्या कहलाता है, फ़िल्टरिंग कहलाता है, फ़िल्ट्रेशन कहलाता है। तो ये डाटा हमने बहुत सारे डाटा में से केवल उसको निकाला जो हमें चाहिए था। दैट इज़ कॉल्ड फ़िल्टरिंग ऑफ अ डाटा, कि डाटा को आप फ़िल्टर कैसे करेंगे। कह रहा है इसके बाद अगर आपने सारी रो वापस देखनी है, अब आप बोलेंगे सर ये तो फ़िल्टर्ड आ गया, बाकी रो कहाँ गायब होगी। तो बाकी रो कहीं नहीं जाती बेटा, वो हाइड हो जाती हैं। तो उनको अगर आप वापस देखना है तो आप क्लियर जो है आप ऑप्शन आपका ऊपर आता है यहाँ पे, जो ये आप देख रहे हैं क्लियर वाला ऑप्शन। इस क्लियर वाले ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंडीशन है वो उड़ जाती है और पूरी की पूरी टेबल हमें वापस दिखाई देने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि वो डाटा डिलीट हो जाएगा, वो डाटा हाइड होता है। जैसे ही हम क्लियर पे क्लिक करते हैं तो हमें सारा का सारा पूरा टेबल जो है जैसा पहले था वैसा का वैसा हमें दिखाई देने लग जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, फिल्टर या क्लियर आउट ऑप्शन, या क्लियर या फिल्टरिंग ऑफ डाटा भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर जो है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे। तब तक आप यहाँ तक इसको करिए, अच्छे से समझिए। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो फिर हम एक साथ एक जो फाइनल वीडियो होगी हमारी उसके अंदर हम इसको डालेंगे। थैंक यू।